हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल। आई होप एकदम सब अच्छे होंगे। तो बच्चों क्या करते हैं अपन कि कुछ बेसिक जो टॉपिक्स हैं जैसे मैथमेटिकल टूल्स हुआ, वेक्टर्स हुआ, उन सब के कुछ लेक्चर्स या कुछ कॉन्सेप्ट्स अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक सीरीज रहेगी जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बेटा ऑफलाइन क्लासेस में बैकअप नहीं होंगी। जो लोग भी लेट आए हैं बैचेज में उन सबकी रेगुलरली बैकअप क्लासेस भी चलती रहेंगी ऑफलाइन में। लेकिन अगर आपको एक साथ घर बैठ के सब कुछ देखना हो, कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट रिवाइज करने हो, तो आपके लिए वीडियोस बहुत फायदा करेंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स, या इसको अपन बोल सकते हैं मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके अंदर अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर यूज आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले इसके अंदर टर्म आती है एंगल, कि एंगल क्या होता है। देखिए एंगल होता है कि कोई भी लाइन अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना घूम जाती है वही उसका एंगल होता है। यही परिभाषा लिखी हुई है, देखिए कि अ लाइन, द लाइन मेक्स रोटेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक है, जैसे कि इनिशियल पोजीशन है लाइन की, अगर ये लाइन इस तरीके से मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो ये लाइन अगर जो घूम रही है, ये लाइन का यही क्या कहलाता है, बेसिकली एंगल कहलाता है। एंगल को हम दिखाते हैं किससे, थीटा से। तो यहां पर एक शब्द निकल के आया एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्शन होती है ना एंगल की, वो दो सेंस से दी जाती है। एक तो दी जाती है क्लॉकवाइज जिसे अपन सी डब्ल्यू बोलेंगे, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज जिसको अपन बोलेंगे ए सी डब्ल्यू। क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि जो अपने पास घड़ी होती है उस घड़ी की सुई में, या फिर घड़ी में देखें तो सेकंड की सुई जिस डायरेक्शन में मूव करती है दैट डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी टेकन एज एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो एंगल होता है, अगर यहाँ पर देखिए ये लाइन है, ये लाइन अपनी इस इनिशियल पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज घूम गई है, जितना ये घूमी होगी वही कहलाएगा इसका एंगल। ठीक है, चलिए आगे देखें कि साइन कन्वेंशन क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एंगल का जो सेंस है वो दो प्रकार से आ सकता है। कभी कभी वो आता है एंटी क्लॉकवाइज, कभी आता है क्लॉकवाइज। तो कन्वेंशनली क्या होता है कि जो भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनेगा उस एंगल को बेसिकली क्या माना जाता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एंगल कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर कोई एंगल नेगेटिव कब बोला जाएगा, अगर वो एंगल कैसे हो, एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज हो। जैसे ये एंगल देखिए आप, ये है क्लॉकवाइज, तो यहां पर जो ये थीटा होगा ये बेसिकली हो जाएगा नेगेटिव। ये एक अपन ने कन्वेंशन ले रखा है कि नेगेटिव एंगल का मतलब होता है कि जो सेंस होगा लाइन का घूमने का वो क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना बेटा कि कभी कोई अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि यार -10 डिग्री बड़ा है या 2 डिग्री बड़ा है, तो आपको इन्हें नंबर की तरह डील नहीं करना है कि यार -10 नंबर छोटा होता है 2 से, नहीं, ये एंगल्स हैं। तो यहां पर जो ये केवल माइनस है, ये क्या दिखा रहा है कि सेंस क्लॉकवाइज है। मतलब अभी भी जो एंगल है वो ज्यादा कौन सा माना जाएगा, 10 डिग्री। इसे कैसे पढ़ा जाएगा, 10 डिग्री इन क्लॉकवाइज एंड 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ज्यादा बड़ा एंगल तो कौन हुआ, 10 डिग्री हुआ। तो ऐसे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एंगल के आगे जो साइन होता है वो केवल उसका सेंस बताता है। हमें अगर दो एंगल्स को कंपेयर करना होगा तो कभी केवल कंपेयर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा या उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें इसके अंदर की कुछ अपने मेरे पास यहाँ पर सिंबल्स यूज होते हैं, या फिर और हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। कि जैसे कि अपन बात करें लेंथ के अंदर, कि लेंथ जो होती है 1 मीटर, उससे भी छोटी यूनिट हमने बनाई सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर से छोटा बनाया मिलीमीटर। उसी प्रकार से जो एंगल्स होता है उनकी अगर हम मेजरिंग करें तो हम डिग्री के अंदर करते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं 30 डिग्री, 65 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो हमने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा था। अगर हम बात करें कि अगर कोई एंगल डिग्री से भी छोटा होता है तो उसका कैसे यूनिट लिखा जाता है, तो उसके लिए हमें याद होना चाहिए कि 1 डिग्री में होते हैं 60 आर्क मिनट्स। आर्क मिनट का जो साइन होता है वो होता है 60 के ऊपर एक डैश, इसे बोलते हैं 60 आर्क मिनट्स। दूसरा होता है कि 1 आर्क मिनट में होते हैं 60 आर्क सेकेंड्स। आर्क सेकेंड का मतलब हो गया डबल डैश, ऐसे 60। तो 1 मिनट में होते हैं 60 आर्क सेकेंड्स, 1 डिग्री में होते हैं 60 आर्क मिनट्स। ठीक है, जैसे कभी क्वेश्चन बना दूं मैं कि बताइए 30 आर्क मिनट्स को डिग्री में कैसे बनाएंगे, तो सिंपल क्या बताएंगे भैया कि 60 आर्क मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। सवाल मुझसे पूछ रहा है 30 मिनट्स के बारे में,
तो ये हो जाएगा 1/60 इंटू 30 आर्क मिनट्स, डिग्री में ये आ जाएगा बेसिकली 0.5 डिग्री। तो बेसिकली हमें ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि डिग्री से छोटा अगर हम जाते हैं तो वो है आर्क मिनट्स, और आर्क मिनट से भी अगर पार्ट्स में जाएं और छोटे में जाए तो वो होती हैं आर्क सेकेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक सिस्टम मैंने बताया क्या है अपने पास, एक सिस्टम तो अपने पास है डिग्री सिस्टम, एक और सिस्टम अपने पास होता है वो होता है रेडियन सिस्टम। मैं जरा से इसको जूम कर लेता हूं, देखना ये विजिबल है क्या? अब दूसरा सिस्टम हमारे पास होता है रेडियन सिस्टम। ठीक है, रेडियन सिस्टम का मतलब क्या है जो हमारे काम आएगा फिजिक्स में, वो ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक आर्क है हमारे पास, लेट्स सपोज ये ए बी हमारे पास एक आर्क है। ठीक है, अगर मैं इस आर्क की बात करूं, इस आर्क का सेंटर ढूंढने का तरीका क्या होता है कि आर्क के दोनों एंड्स पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो परपेंडिकुलर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही इसका सेंटर होगा। लेट्स सपोज ये इनकी रेडियस है और सेंटर पर ये एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है 1 रेडियन की? 1 रेडियन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है बेटा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क हैविंग रेडियस इक्वल टू आर्क लेंथ। कि अगर मान लीजिए जो आर्क लेंथ है, लेट्स सपोज ये एस मान लें, तो अगर एस और आर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो उस टाइम पर सेंटर पर जो एंगल सबटेंडेड होगा वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, इसको अगर हम फॉर्मुलाइज करें तो वो निकल के आएगा कि थीटा इज इक्वल टू होता है एस बाय आर। अब यहाँ पर आप देखिएगा एस का वैल्यू अगर आप आर रख देंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा और थीटा निकल के आएगा 1, लेकिन 1 किस में आएगा? रेडियन में आएगा। मतलब इस फॉर्मूले की बहुत इंपॉर्टेंस है कि थीटा इज इक्वल टू होता है एस बाय आर, वेयर एस इज आर्क लेंथ, आर इज रेडियस, लेकिन यहां जो ये थीटा होगा दैट मस्ट बी इन रेडियन। इस फॉर्मूले में कभी भी अगर थीटा रखा जाएगा तो थीटा हमेशा रेडियन में होगा। अब अगर हमें सिंपल सा मैं आपसे पूछूं कि ये हमारे पास कोई आर्क लेंथ है एल और ये है रेडियस आर, ये एंगल थीटा, तो जो फॉर्मूला बन गया वो सिंपल क्या बन गया? एल बराबर आर थीटा या एस बराबर आर थीटा, और थीटा मस्ट बी इन रेडियन। मान लीजिए इसको अपन एक क्वेश्चन बना दें कि मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी एक आर्क लेंथ है, लेट सपोज कितनी है? 22 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो मेरे पास ये रेडियस है, लेट सपोज रेडियस है 11 सेंटीमीटर, और मैं आपसे पूछूं बताइए थीटा कितना होगा? तो सिंपली हम लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। एस हो गया 22 और आर हो गया 11, दैट इज 2। लेकिन बेटा यहाँ ध्यान रखना कि जो 2 है ये डिग्री में नहीं होगा, ये जो 2 होगा इसके आगे हमें यूनिट लगानी पड़ेगी रेडियन। जो 2 आएगा वो किस में आएगा? रेडियन में आएगा। अब बात यह है कि यार हमें तो काम डिग्री में भी आता है, अब अगर डिग्री में कोई एंगल होगा और इस फॉर्मूले को हमें यूज करना होगा तो हमें उस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। मतलब हमें एक कन्वर्जन फॉर्मूला मिलना चाहिए डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री बनाने के लिए। ठीक है, उसी के लिए पढ़ेंगे। पर एक क्वेश्चन और देखा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर 60 डिग्री का अगर एंगल है और रेडियस दे रखी है तो मुझे क्या निकालनी है? उसकी लेंथ। और तो फंस गए ना यहाँ पर, ये एंगल अब किस में है बेटा? डिग्री में है, तो पहले इस एंगल को किस में लाना पड़ेगा? हमें रेडियन में लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो रेडियन में ले आते हैं। अगर हम पढ़ें तो देखिए, अगर एक कोई भी पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल बनाए, यहां से अगर मान लीजिए स्टार्ट करे ए से और घूम फिर के वापस यहाँ पे आ जाए, एक पूरा चक्कर लगाए, तो फॉर वन चक्कर, अगर हम एक चक्कर की बात करें तो इस एक चक्कर में जो थीटा होगा डिग्री में दैट विल बी 360 डिग्री। और अगर हम इसमें रेडियन को निकालना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए थीटा बराबर एस बाय आर। अब अगर ये घूम के पूरा एक चक्कर लगा चुका है तो जो एस होगा वो मेरे पास आएगा 2 पाई आर, सरकमफेरेंस के बराबर ही एस हो जाएगा, और रेडियस है आर, आर से आर गया तो थीटा आ गया 2 पाई, और ये 2 पाई किस में आया होगा? 2 पाई आया होगा रेडियन में। इसका मतलब डिग्री में है 360 डिग्री और रेडियन में है 2 पाई, तो इन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं
कि जो 360 डिग्री है वही होता है 2 पाई रेडियन। मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाय 60 रेडियन। 2 से इसे काटे हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहां से अगर आप देखें तो हमें एक कन्वर्जन फॉर्मूला मिल चुका है जिसे हम फॉर्मुलाइज कर सकते हैं इस तरीके से, जिसे हम ध्यान रखेंगे कि अगर यहां पर कोई डिग्री सिस्टम है और उसे मुझे रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा बच्चों। सिंपल याद रखें कि अगर मान लीजिए डिग्री से रेडियन में लेके जाना है तो हमें इनटू करना होगा पाई बाय 180 से, और अगर रेडियन से डिग्री निकालना होगा तो इनटू करना होगा 180 बाय पाई से। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, इसे लिख देता हूं मैं, याद रखना है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, अब वो क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं कि हमारे पास एंगल था 60 डिग्री, हमसे आर्क लेंथ पूछी थी। अब आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होगा आर थीटा। आर हमारे पास है 2 मीटर, लेकिन थीटा को अब हम 60 डिग्री नहीं रखेंगे, डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे करेंगे पाई बाय 180। पाई से कट गए थी कितनी बार, 3 बार, तो आंसर आएगा 2 पाई बाय 3 मीटर। अगर हम पाई की वैल्यू पुट कर दें तो 22 बाय 7 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 44 बाय 21 मीटर। तो इस तरीके से हमें आर्क लेंथ निकालनी होगी। नेक्स्ट है कि अगर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं इसी पे बेस्ड कि अगर हमें कन्वर्जेंस करने हो तो फटाक से इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो कि 45 डिग्री को रेडियन में बदल लें तो कैसे बदलेंगे। एक बार आप लोग इस वीडियो को रोक के इसको ट्राई करना और उसके बाद सॉल्यूशंस देखना। 45 डिग्री क्या होगा, तो 45 डिग्री इंटू पाई बाय 180, इसे काटेंगे तो ये निकल के आएगा पाई बाय 4 रेडियन। जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो हम पाई की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, हम जनरली पाई में ही आंसर देंगे। फिर यहाँ पर 5 पाई बाय 6 को डिग्री में लेके आना है। देखिए अब यहाँ पर अगर डिग्री में लेके आएंगे तो कैसे करेंगे, हमें उल्टा करना होगा। हमें पाई को गायब करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई पाई गया, ये हो गया 30, तो आंसर विल बी 150 डिग्री। अगर यहाँ पे देखें तो ये है 5 मिनट, देखिए 5 के ऊपर डैश लिखा है, मतलब 5 मिनट को हमें बदलना है किसमें, रेडियन में। अब इसे कैसे बदलें, तो पहले मिनट से बनाएंगे हम क्या, डिग्री, और फिर डिग्री से हम क्या बनाएंगे इसको बेटा, रेडियन बनाएंगे। तो क्या करें, पहले 5 मिनट डिवाइड बाय 60, तो ये तो किस में आ गया, डिग्री में, और इनटू कर दें पाई बाय 180, ये पूरा टर्म किस में आ गया बेटा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इन्हें आराम से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो हमें रिमेंबर होनी चाहिए। 2 पाई है 360, ठीक है ना, तो पाई यहाँ से आ जाएगा 180, पाई बाय 2, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं 90, 45, 30, 60, हमारे जो आगे चैप्टर आएंगे फिजिक्स में, लेट सपोज एसएचएम वेव्स आएगा, उन सब के अंदर क्या होगा, जो एंगल्स होंगे वो जनरली रेडियन फॉर्म में लिखे हुए होंगे, तो वो हमें याद होने चाहिए सीधे कि 30 होता है पाई बाय 6, 60 हो जाएगा पाई बाय 3, और 45 हो जाएगा पाई बाय 4। ये ज़्यादा काम नहीं आते हैं तीनों नीचे वाले, मिली तो ये सारे गोले जो मैंने लगाए वही काम आते हैं। 2 पाई बाय 3 इज 120। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम जानते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे लिखा हुआ जाता है। जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं उन्हें एक फॉर्मूला बताया जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, वो इस फॉर्मूले से इसको याद रखते हैं कि सर ये जो है ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया टेन थीटा। लेकिन बेटा अब वो जमाना गया, अब हमें ये इतने फ्रिक्वेंट याद होने चाहिए कि हमें ट्राइंगल देखते ही साइन कॉस टेन लिखना आना चाहिए, और वो अपने आप प्रैक्टिस से हो जाएगा। देखिए अगर ये 90 डिग्री होता है तो हम जानते हैं किसी ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है दैट इज हाइपोटेनस। अब यहाँ पर हम बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड कैसे करते हैं, बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होता है बेटा एंगल से। अगर आपने इस एंगल को कंसिडर किया है तो एंगल के सामने की साइड बनती है हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड विल बी बेस। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसका रिवर्स करते, आप इस एंगल को कंसीडर करते
तो आपके लिए एंगल के सामने की साइड बनती ये, तो ये बनेगा आपके लिए परपेंडिकुलर और ये रिमेनिंग साइड बनेगी बेस। तो डिपेंड करता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कि परपेंडिकुलर कौन बनेगा। हाइपोटेनस तो फिक्स है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वही क्या बनेगा, हाइपोटेनस। ठीक, तो अगर साइन थीटा लिखे तो वो क्या मिलता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस मिलता है बेस बाय हाइपोटेनस और टेन मिलता है परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए बेसिकली हम डील कर रहे हैं बेसिक मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में मेनली काम होता है साइन कॉस टेन तीन के अंदर ही। लेकिन अगर कभी आपको इनकी जरूरत पड़े तो हमें पता होता है कि साइन जो होता है वो कोसेक का रिवर्स होता है। हम जानते हैं कि जो कोसेक होता है वो क्या होता है, बेसिकली 1 साइन थीटा होता है, सेक होता है 1 कॉस थीटा और कॉट होता है 1 tan थीटा। तो हम रेसिप्रोकल का यूज करके कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये कुछ आइडेंटिटी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी वो हमें याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मेनली जो फिजिक्स में काम आएंगी वो ये दोनों ही आएंगी, दोनों ही हमें याद होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इसमें रिप्लेसमेंट में पूछता है कि अगर मैं पूछूं आपसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो वो आप फटाक से बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि देखिए इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा 3/5 है, तो बताइए और टी रेशियोज क्या होंगे। तो अगर ये थीटा माना है तो हमें पता है कि साइन थीटा को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस से। तो अगर ये थीटा है तो सामने की साइड हो गई परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 3 और ये हो गया 5। तो देखिए बेटा अगर हम पाइथागोरस जानते हैं तो हम इस साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। कैसे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4। तो अगर हम साइन थीटा निकाल चुके हैं तो बेसिकली हम कॉस भी निकाल सकते हैं। कॉस हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स 4/5। फिर तीसरा होगा tan थीटा, वो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स 3/4। तो ऐसे हम साइन कॉस टेन निकाल सकते हैं और अगर साइन कॉस टेन मिल जाएंगे तो इनके रिमेनिंग रेसिप्रोकल्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपने 10th क्लास में सीखी थी, पढ़ी थी। अब इंपॉर्टेंट है हमें इसके एक एक वैल्यूज याद होनी चाहिए। पूरी टेबल याद नहीं करनी है, केवल साइन कॉस टेन की वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल्स की 0 डिग्री 30 डिग्री। अब देखिए दो एंगल आपके लिए नए आएंगे 11th क्लास में, 37 और 53। ये वैल्यूज भी आपको बहुत फ्रिक्वेंट यूज होंगी। फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली वैल्यूज हैं वो यही है 37 और 53। स्पेशली एनएलएम के अंदर आप कंपोनेंट से पढ़ोगे तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए 0, 30, 45, 60 और 90 की। और लास्ट में 180 की वैल्यूज भी बहुत बार काम आती हैं, वो भी हमें याद होनी चाहिए कि साइन 180 की वैल्यू होती है 0, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 और tan 180 की वैल्यू होती है 0। अब समझते हैं एक बार 37, 53 को, क्योंकि वैल्यूज तो हमें याद करनी है लेकिन एक बार समझते हैं इसे याद कैसे रखना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से बातें। अगर मैं आपसे पूछूं तो देखिए कोई भी अगर एक ट्राइंगल को आप कंसीडर करें, इसको हटा लेते हैं, कि एक रेक्टेंगल ट्राइंगल अगर आपने बनाया है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपने ये एंगल 37 डिग्री बनाया हुआ रहता है तो बेसिकली ये वैल्यू आती है 3, ये आती है 4 और ये निकल के आती है 5। इसे बोलते हैं स्पेशल ट्राइंगल। स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो साइड्स है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 3, 4, 5। तो इस ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि इस ट्राइंगल में अगर आप देखो तो ये एंगल 37 हो गया, तो रिमेनिंग एंगल अपने आप कौन सा बचा होगा 53 डिग्री, क्योंकि सम जो होता है तीनों का 180 होता है। तो अगर इसके अंदर कभी साइन 37 लिखना हो तो वो क्या लिखोगे आप 3/5। कॉस 37 लिखना चाहो तो वो क्या लिखोगे 4/5 और tan 37 लिखना हो तो वो हो जाएगा 3/। इस तरीके से हमें तीनों 37 की वैल्यू मिल जाएंगी। और अगर आप इसको देखोगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएंगी 53 की वैल्यू भी मिल जाएंगी कि साइन 53 क्या बनेगा, अब एंगल के सामने की साइड विल बिकम परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा 4/5। cos 53 बन जाएगा बेसिकली 3/5 और tan 53 डिग्री बन जाएगा 4/3।
तो ऐसे हम 37, 53 दोनों की वैल्यूज को लिख सकते हैं, जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है कि 4 क्वाड्रेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट एएसटीसी रूल, कि एएसटीसी रूल को हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए कि एएसटीसी क्या बताता है कि अगर हम किसी एक प्लेन की बात करें तो प्लेन में जो एटमोस्ट एंगल होते हैं वो 360 होता है। तो अगर मैं लिखूँ तो मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। एक काम करते हैं रेडियन में लिख देते हैं π/2, ये हो जाएगा 180 डिग्री, रेडियन में हो जाएगा पाई। दिस इज 270 डिग्री, रेडियन में 3π/2, और अगर इसको देखें तो ये बन जाएगा 360 डिग्री, या यूं कहीं से 2π। अब अगर आप देखें तो क्वाड्रेंट डिसाइड कैसे होता है कि 0 से 90 का ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस विल फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 से 360। अब एएसटीसी रूल क्या कहता है, इसे लिखा जाता है ऐसे ASTC, मतलब ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, और टी का मतलब टेन, और सी का मतलब कॉस। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन का उल्टा कॉसेक यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड के अंदर टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ के अंदर कॉस या सेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो यहां पर ए का मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव। इसी कारण से अगर आप देखो तो बचपन में जब आपने टेबल पढ़ी थी तो वो टेबल आपने पढ़ी थी बेटा 90 तक। तो देखिए 90 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आती हैं पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो 90 हो गया वहां तक डिसाइड हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, एस का मतलब क्या हुआ बच्चों? एस का मतलब हुआ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट जितने भी बचे हैं वो सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। टी का मतलब क्या हो गया? टी का मतलब हो गया टेन एंड कॉट, ये दोनों तो होंगे पॉजिटिव, और रेस्ट जितने भी बचेंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। यहां इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये तो होंगे पॉजिटिव और रेस्ट हो जाएंगे नेगेटिव, और सारी वैल्यूज होंगी बेटा नेगेटिव। ठीक, अगर हम देखें ध्यान से तो एक क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि यार बताइए साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो बाद में देखेंगे। इसका साइन क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, तो वो हम चेक कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले चेक करेंगे 120 का क्वाड्रेंट। तो देखिए ये 90 है, ये 180 है, तो उसके बीच में ही 120 आएगा। मतलब क्वाड्रेंट तो पता लग गया है बच्चों कि क्वाड्रेंट तो होगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड के अंदर हमें साइन देखना है। तो ASTC सेकंड में तो साइन कैसा निकल के आ रहा है? पॉजिटिव। तो निश्चित इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे निकल के आएगी बेटा? पॉजिटिव ही निकल के आएगी। तो ये है ASTC का रूल, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो साइन आएगा वैल्यू के अंदर वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। एक और समझ लेते हैं। मान लो मैं आपसे पूछता कि 300 डिग्री की वैल्यू बताइए, ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो सबसे पहले 300 डिग्री को देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आया। ये हो गया 270, ये हो गया 360, तो 300 आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट तो मुझे मिल गया फोर्थ। अब फोर्थ के अंदर हमें 10 देखना है। तो देखिए ASTC फोर्थ के अंदर तो कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। मतलब इस पूरे की वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो निश्चित वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगी। तो ऐसे हम ASTC रूल का यूज करेंगे। ठीक है ना। अब कुछ रूल्स है कि ये तो हुआ साइन का पता लगाना कि साइन कैसे है। सर नाउ द मुद्दा इज कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए वैल्यू हम हर एंगल की नहीं निकाल सकते, हम वैल्यूज निकालेंगे उन्हीं एंगल्स की जिन्हें की हमें रिक्वायरमेंट होगी या जिन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड कौन से? 30, 60, 45,
90, इनका यूज करके हम जिनको ब्रेक करेंगे उन्हीं की वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए तो देखो रूल नंबर 1, रूल मैंने लिखा हुआ है पहले से कि यूज बाउंड्री एंगल्स टू ब्रेक द गिवन एंगल, कि जो भी गिवन एंगल हमारे पास होगा बड़े एंगल, उन्हें हम बाउंड्री एंगल की हेल्प से तोड़ लेंगे। बाउंड्री एंगल का मतलब कौन से हुए, 180 और 360। अगर आप देखो ना यार ASTC रूल के अंदर बाउंड्री एंगल तो ये भी है, कौन से, 90 भी है, 270 भी है, 360 भी है और 180 भी है, लेकिन हम ज्यादातर कौन से यूज करेंगे, 360 और 180। क्यों, क्योंकि ये मेथड को आसान करते हैं, ये क्वेश्चन को आसान करते हैं। तो अगर हमारे पास चॉइस होगी तो बाउंड्री एंगल्स के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, 180 और 360। थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो अगर कभी साइन 180 प्लस थीटा हुआ, मान लीजिए आपने तोड़ा और वो कुछ इस फॉर्म में बना, साइन 180 प्लस थीटा, तो जो बाउंड्री एंगल आपने यूज किया होगा उसे तो आपको हटा देना है, और जो एंगल यहाँ पे एक्यूट आया होगा वो आपको लिख देना है। ठीक है ना, तो वो लिख देते हैं आप साइन थीटा। अब नाउ द इंपॉर्टेंट इज साइन, ये साइन कैसे लगाओगे, तो आप चेक करोगे 180 को कि 180 कहां पर आता बेटा, यहां पर आता। इसमें प्लस थीटा करते ही आप कौन से क्वाड्रेंट में कूद गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब यहां पे क्या लगा देना है, नेगेटिव साइन लगाना है। तो मतलब पहले तो हमें रिडक्शन करना है, उसके बाद जो साइन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, क्वेश्चन का क्वाड्रेंट देखकर, जो क्वेश्चन है उसका क्वाड्रेंट देख लो और उसके अकॉर्डिंग क्या करो, साइन लगा दो। ठीक है, कैसे जरा देखते हैं। मान लीजिए अपन देखें कि एक क्वेश्चन बनाते हैं कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, उसी तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले 135 को डिसाइड करो, 135 कहां पर आएगा, तो 135 कहीं आएगा यहां पर, देखिए ये है 90 और ये है 180, 135 कहीं यहां पर होगा। अब इसको तोड़ने के लिए 90 का नहीं, हमेशा यूज करना है 180 का, तो 180 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 में से क्या माइनस करूं, 180 माइनस 45। अगर मैं 180 में से 45 माइनस करूंगा तो देखना क्या होगा, आपको अपने आप साइन 135 मिलेगा। अब जो बाउंड्री एंगल है उसको हटा दो, सिंपल क्या लिखो इसको, साइन 45। लेकिन ध्यान रखना काम अभी पूरा नहीं हुआ है, साइन 45 डिग्री के बाद अब हमें ये भी डिसाइड करना है कि इसका साइन क्या होगा, और साइन हमेशा लगाना है क्वेश्चन को देख के। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो ये आंसर आएगा 1/√2। दिस इज द आंसर। तो बहुत सिंपल तरीका है, एक और कर लेते हैं ट्राई। मान लीजिए 10 150 डिग्री, ये करते हैं। अगर हम 10 150 की बात करें तो 150 को कैसे तोड़ेंगे, तोड़ना हमें 160 180 और 360 से ही है, तो ये होगा 10 180 माइनस 30 हो जाएगा। उसके बाद कर लिख देंगे इसको क्या, 10 30। लेकिन 10 30 आंसर नहीं है, अभी हमारा साइन लगाना बाकी है, और साइन हमेशा इसको देख के नहीं लगाना। अगर आप इसको देख के लगाओगे तो ये तो हमेशा ही एक्यूट के साथ आएगा। साइन हमेशा लगाना है क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट मींस आंसर इज -1/√3। ठीक है, तो चाहे तो अपन इन दो क्वेश्चनों को और ट्राई कर सकते हैं, पहले आप लोग खुद ट्राई करना और उसके बाद देखना कि आपने सही किया है या गलत किया है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, cos 300 और tan 210 डिग्री। ठीक है ना, तो बाउंड्री एंगल से पहले एक काम करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस और ट्राई कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन 2 to 5 डिग्री, तो अभी अपन ने जैसे किया बिल्कुल वैसे ही ब्रेक करते हैं इसको। 2 to 5 डिग्री कैसे ब्रेक करेंगे अपन, हमें पता है ये हो गया 180, ये हो गया 270, इनके बीच में ही आएगा 2 to 5 डिग्री, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, साइन 180 माइनस या प्लस 180 प्लस 45। अब यहां पर साइन निकालना है, मैंने बताया कि 180 को तो हटा दो, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। नाउ द पॉइंट इज, हमें ये पता लगाना है कि आगे साइन क्या आएगा, साइन प्लस आएगा या माइनस,
और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन हमें हमेशा क्वेश्चन देख के लगाना है। क्वेश्चन में लग रहा है कि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ASTC, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा नेगेटिव, तो आगे आ जाएगा माइनस, दैट मीन्स आंसर वुड बी -1/√2। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। cos 330 डिग्री, इसको आपको ट्राई करना बेटा, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। बिल्कुल सेम तरीके से मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आपके लिए आएगा प्लस का √3/2, क्योंकि ये बनेगा 360 - 30। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मैं आपसे कह रहा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बाउंड्री एंगल्स को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए यार, बाउंड्री एंगल्स को भी सॉल्व करने का देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। अच्छा, बाउंड्री एंगल्स की अगर हम बात करें, बाउंड्री एंगल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी हमारे पास 180 और 360, मेन तो हमारे दो ही काम आते हैं। जैसे मैं बोलूँ साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, 180 या मतलब 180 की। अब हमें पता है कि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, जो कि हमें याद रखनी है, लेकिन चेक करते हैं इसे हम रिडक्शन रूल से कैसे निकालें। तो देखिए 180 कहाँ पर है, 180 है बेटा यहाँ पर। तो हम ये तो बता नहीं सकते कि यार इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, क्योंकि 180 इज अ बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब ये है कि ना वो उधर है ना वो नीचे है। तो इसे कैसे निकालेंगे, इसे दो रास्ते से कर सकते हैं। अगर सोचो आप इसमें 0 ऐड करो, 180 + 0 करो, या साइन 180 - 0 करो, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अब देखिए ये 180 है, आप 0 करोगे तो थोड़ा सा प्लस करते ही आप यहाँ आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा माइनस करते ही आप यहाँ पहुंच जाएंगे। तो आपको पता है एंगल आपको हटाना है, सीधा क्या बनेगा साइन 0, ये भी क्या बनेगा साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू 0 और ये वैल्यू भी 0, हमें यहाँ साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब बाउंड्री एंगल 180 को अगर हमें तोड़ना हो तो हम +0 करके तोड़ें या -0 करके तोड़ें, आंसर हमेशा सेम आएगा एंड दैट विल बी 0। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम कॉस के लिए भी करते कि cos 180 को कैसे करोगे सर, तो अगेन मैं आपको बताता कि हम कैसे ब्रेक करते हैं इसे। cos 180 + 0 की तरह ब्रेक करता, या cos 180 - 0 की तरह ब्रेक करता। अब अगेन अगर हम देखें तो ये मेरे पास है 180, 180 में अगर मैं +0 करूंगा, थोड़ा सा भी प्लस करते ही वी विल मूव इनटू थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर नेगेटिव करूंगा तो वी विल मूव इनटू सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर मैं प्लस करूं तो दैट विल बिकम cos 0। ये तो क्योंकि बाउंड्री हमें हटा लेनी होती है, ये भी क्या मिलेगा cos 0। बस फर्क क्या होगा, ये वाला मिलेगा माइनस और ये भी मिलेगा माइनस। माइनस क्यों मिला, क्योंकि अगर 180 से प्लस करो चाहे माइनस करो, सेकंड और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो अपने आप आंसर क्या आएगा बेटा -1 आएगा। इसका मतलब बाउंड्री एंगल्स को अगर कभी तोड़ना हो तो +0 या -0 की हेल्प से तोड़ लीजिए और आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो हमें याद भी रखनी है वैल्यू, ध्यान रखना, ये निकालना मैंने सिखाया है, लेकिन हमें ये वैल्यूज लर्न भी होनी चाहिए। क्या क्या कि साइन 180 0 होता है, 180 मतलब 180, cos 180 ये भी कितना होता है -1, और tan 180 जो होता है वो होता है 0। तो ये तीनों वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स। नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स का मतलब हमने ये बात तो समझ ली कि नेगेटिव एंगल का मीनिंग होता है कि अगर एंगल का जो मेजरमेंट है वो क्लॉकवाइज होता है तो एंगल नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव एंगल कभी होगा तो उसे कैसे करेंगे कि साइन ऑफ -θ दैट विल बिकम -sin θ, cos of -θ will become cos θ, and tan of -θ will become -tan θ। ये हमें याद होना चाहिए कि साइन और cos में तो माइनस बनेगा, और cos साइन और tan के अंदर तो माइनस बनेगा, और cos के अंदर सेम रहता है। मतलब cos of -θ इज इक्वल टू cos θ होता है, साइन ऑफ -θ इज -sin θ, एंड tan of -θ इज -tan θ। कैसे यूज करें, जैसे साइन -120 डिग्री क्वेश्चन हमारे पास है। अब यार हमें पता है कि 120 सॉल्व करने हमें आता है, हमें तकलीफ दे रहा है माइनस, तो पहले तो ये नेगेटिव एंगल वाले फॉर्मूले लगा के इस माइनस को मैं हटा दूंगा। कैसे, मैं इसे लिख सकता हूं साइन ऑफ -θ इज -sin θ, तो ये बन गया माइनस टाइम्स साइन 120।
अब देखिए इस माइनस को मैं बाहर लिखता जाऊंगा और साइन 120 सॉल्व करना है तो मैंने सीखा हुआ है, तो बस वही करेंगे। माइनस को बाहर रखो, साइन 120 क्या हुआ, साइन 180 माइनस 60 हो जाएगा, तो माइनस अंदर क्या बनेगा, साइन 60। इस माइनस को तो बाहर कॉपी करना है हमें। अब अंदर देखो, इसमें देखेंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये तो प्लस आएगा, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का √3/2। तो ऐसे हमें नेगेटिव एंगल्स का हेल्प करके आंसर निकाल देना है। जैसे कि tan -135 डिग्री है, तो अगेन पहले काम तो क्या करो, इसे क्या बनाओ, -tan 135 डिग्री। अब माइनस को तो बाहर कॉपी करो और अंदर वाले को जैसे हम पहले सॉल्व करते थे सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा, tan, इसे ब्रेक कैसे करें, 180 माइनस 45 माइनस, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो -tan 45, लेकिन एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस, मतलब आंसर इज 1। tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ऐसे ही कॉस वाला भी कोई करके देखें कि मैं बोलूँ कॉस -210 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो कॉस में तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि नेगेटिव में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही बनता है, तो ये कॉस 210 डिग्री के ही बराबर आएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए सिंपली कॉस 180 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, थर्ड में कॉस की वैल्यू AST नेगेटिव, तो माइनस कॉस 30, दैट मीन्स आंसर वुड बी -√3/2। ठीक है, आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास एडिशन के फॉर्मूले। उससे पहले मैं आपसे देखूं, कई जगह जब आप क्वेश्चंस करेंगे अपने अपने कोचिंग मटेरियल्स में करेंगे, या अगर अनअकैडमी की बात करूं तो आप मॉड्यूल करेंगे या ELP करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस आपको रेडियन की फॉर्म में भी मिलते हैं। मतलब कैसे ऐसा मिल सकता है कि साइन 3π प्लस π/3 की वैल्यू बताओ। तो इसे करने का बेस्ट तरीका ये है बेटा कि आपको रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखो तुम्हें पता है कि यहां पर आता है 180 डिग्री, जिसे हम बोल सकते हैं पाई, यहां आएगा 360 डिग्री से हम बोलेंगे 2π। अब जरा घुमा के देखो कि अगर हम आधा चक्कर घूमेंगे तो पाई, फिर 2π, ऐसे अगर जाएं तो इधर आएगा 3π, इधर आएगा 4π, मतलब पाई इधर आएगा, 3π इधर आएगा, 5π इधर आएगा, इधर 2π आएगा, फिर 4π आएगा, फिर 6π आएगा। तो समझ रहा, सारे जो ऑड पाई आएंगे वो आएंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड पर, और सारे इवन पाई जो आएंगे वो आएंगे राइट हैंड साइड पर। तो अगर मैं देखूं यहां पर 3π, तो ये 3π कौन सा हो गया, 3π हो गया ऑड, तो ऑड वाला आएगा यहां पर। अब 3π के बाद क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस होते ही कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और मुझे पता है कि जो बाउंड्री है उसे तो हटाना होता है, तो दैट विल बिकम साइन π/3। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है, हमें साइन भी पुट करना है। साइन देखना है यहां से कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव, मतलब आंसर विड बी -3/2। सर एक क्वेश्चन और करा दो, बिल्कुल देख लेते हैं। मान लीजिए एक और सोचते हैं, कॉस 8π - π/4 ये है, तो पहले डिसाइड करो ये 8π कहां पर आएगा। तो सर अभी आपने बताया कि सारे ऑड वाले आते हैं इधर की तरफ, तो सारे इवन आएंगे इधर की तरफ, तो 8π आएगा इधर। अब यहां आ गए हम, अब यहां से हम ऊपर जाएंगे या नीचे वो डिसाइड करेगा। यहां हो रहा है -π/4, मतलब इससे कहां आना है, नीचे आना है। नीचे आना है मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, तो दिस विल बिकम cos π/4 और आगे हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब आंसर इज 1/√2। तो जब बड़े एंगल्स होंगे और वो रेडियन की फॉर्म में होंगे तो हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है कि एडिशन के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। देखिए एक चीज तो आप ही समझिए कि फिजिक्स में या मैथ्स में अगर कभी ऐसे लिखा हो साइन 45 + 30, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि साइन 45 + साइन 30 है।
यही तो गलती है, ये बिल्कुल क्या है, पाप है। ऐसा नहीं कर सकते आप। साइन कभी भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अगर ये अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाता तो फिर साइन एक फंक्शन क्या है, ये तो केवल एक अलजेब्रा बना दिया आपने। ये कोई एक्स थोड़ी है, कोई नंबर थोड़ी है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। ये पूरा टर्म एक ही है। मतलब अगर एंगल कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होंगे तो हम उन्हें ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें कुछ फॉर्मुलेस चाहिए होंगे। दैट्स वाई द हेडिंग इज सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। तो सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स को हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें कुछ रूल पता होना चाहिए। तो कुछ रूल हमें याद होने चाहिए, वो देखेंगे हम रूल्स। देखिए पहला हमारे पास क्या है यार, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारे रूल हमें याद होने चाहिए। ये दोनों तो बहुत लीस्ट यूज होते हैं, तो चाहो तो आप याद करो चाहे मत करो, लेकिन लिख तो लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि कभी कभी सर्कुलर मोशन जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में तो हाँ ये काम आ सकते हैं। अभी फिलहाल हमें चार फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। साइन ए प्लस बी याद करने का तरीका क्या है कि अगर दो एंगल्स अंदर प्लस में होंगे साइन के साथ, तो एक बार एक एंगल को लिखेंगे साइन के साथ, दूसरी बार कॉस के साथ, और जो साइन होगा उस साइन को कॉपी कर देंगे। जैसे साइन ए प्लस बी विल बिकम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी प्रकार से अगर हम साइन ए माइनस बी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, एक बार एंगल साइन के साथ एक बार कॉस के साथ, तो साइन ए कॉस बी, अब बीच में माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। उसी प्रकार से थर्ड है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी में क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस का हमें ध्यान रखना है कि कॉस क्या चाहता है, कॉस कहता है कि सारे कॉस एक तरफ साइन वाले एक तरफ, और बीच में जो साइन आएगा वो भी उल्टा आएगा। अगर प्लस हो रहा है तो बीच में माइनस आएगा, तो फॉर्मूला विल बिकम कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ऐसे हमें चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए। कैसे लगाएंगे, तो देखिए जैसे ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 75 डिग्री देखते हैं। अब 75 डिग्री को हमें ब्रेक करना है ताकि हम इसे निकाल पाए। देखिए ब्रेक करने का लॉजिक ये होगा कि जो ब्रेक करने के लिए हम एंगल्स यूज कर रहे हैं हमें उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। मतलब आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि सर मैं तो इसको ब्रेक कर दूं 50 + 25। अब यार 50 और 25 में आप इसे ब्रेक करोगे तो ना तो हमें 50 डिग्री की वैल्यू पता है ना हमें 25 डिग्री की वैल्यू पता है। तो हमें ब्रेक करने का लॉजिक क्या ध्यान रखना है कि ब्रेक करने के बाद जो स्टैंडर्ड एंगल्स हम यूज कर रहे हैं हमें उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। और वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो टूट पाएंगे। तो 75 कैसे ब्रेक करोगे आप यार, तो तुरंत दिमाग में आ रहा होगा साइन 45 + 30। अब लगा दो इसके अंदर, ये बन गया ए और ये बन गया बी, लगाओ साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी, फिर बीच में प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 इज 1/√2, कॉस 30 इज √3/2, फिर प्लस आ जाएगा कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। तो ये बनेगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। यहाँ से अगर 2√2 एलसीएम ले लें तो ये बनेगा √3 + 1/2√2। सो दिस इज द आंसर। तो ऐसे हमें इसे अप्रोच करना होगा। जैसे एक क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री, इसको कैसे ब्रेक करेंगे साइन 15 को। अगर आप साइन 15 की मुझसे बात करें तो सोचिए साइन 15 कैसे ब्रेक करोगे। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर साइन 15 को ब्रेक तो ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन 45 - 30, बिल्कुल। और किसी के दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा कि सही से ऐसे ब्रेक कर दे साइन 60 - 45, बिल्कुल। आप चाहे ऊपर वाले से करिए चाहे नीचे वाले से करिए, आंसर आपका सेम आएगा। इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। मान लीजिए कॉस 105 डिग्री होता, एक साइन 105 डिग्री भी है। पहले मान लीजिए कॉस 105 डिग्री को सॉल्व करते हैं। कॉस 105 डिग्री को कैसे ब्रेक करोगे जरा सोचिए, पहले कैसे ब्रेक करोगे बताइए। बिल्कुल 60 + 45 हो जाएगा, 60 + 45। अब ये हमारे पास हो गया ए और ये हो गया बी है, तो अब हमें लगाना है कॉस ए + बी। कॉस ए + बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस
साइन ए साइन बी। cos 60 is 1 by 2, cos 45 is 1 by root 2, minus sin 60 is root 3 by 2 and sin 45 is 1 by root 2. सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 माइनस रूट 3 बाय 2 रूट 2. सो दिस इज द आंसर. अगर मैं आपको एक बात समझाऊं तो आप लॉजिकली आप ये भी चेक कर सकते हो कि आप अपना क्वेश्चन सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो. देखिए अगर आप 105 डिग्री को ध्यान से देखें तो दिस विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है. इसका मतलब जो इसका आंसर आना चाहिए दैट वुड बी अ नेगेटिव वैल्यू. तो चलो चेक करते हैं. अगर आप सब ध्यान से देखेंगे तो जो रूट 3 होता है उसकी वैल्यू होती है 1.73. तो अगर यहाँ वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस 1.73 करेंगे तो दैट इज नेगेटिव 0.73, मतलब आंसर नेगेटिव में आएगा. इसका मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है. तो ऐसे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. कई बार ऐसी जो टेक्निक है हमारे ऑप्शंस को टिक करने में हमारी हेल्प करती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 105 डिग्री. तो इसे आप लोग ट्राई करना, क्या बनेगा बताओ. ये साइन 60 प्लस 45 से सॉल्व करना होगा आपको. ये इसे आप ट्राई कीजिए. वैसे इसका आंसर क्या आएगा पता है आपको. इसका आंसर आना चाहिए साइन ए साइन, तो सॉल्व कर लो. साइन 60 साइन 45 प्लस आएगा कॉस 60 कॉस 45. तो देखिए कितना आया रूट 3 बाय 2 इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस क्या आएगा ये कॉस 60 की वैल्यू की बात करें 1 बाय 2 और ये 1 बाय रूट 2. तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 विल बी द आंसर. ठीक है, चलिए साइन 75 डिग्री की आई थी, और अगर साइन 105 निकालेंगे तो 60 प्लस 45 हो जाएगा ये. तो साइन ए प्लस बी, तो साइन 60 इज रूट 3 बाई 2, साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, कॉस 60 इज 1 बाई 2 और कॉस 45 इज 1 बाई रूट 2. तो रूट 3 बाई 2 रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, ये आ जाएगा हमारे पास साइन 105 डिग्री की वैल्यू. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है कॉस 15 डिग्री. तो ये आपके लिए होमवर्क है. कॉस 15 डिग्री को आप सॉल्व कर सकते हैं. इसकी वैल्यू वही आएगी जो साइन 75 डिग्री की आती थी. ठीक है, इसका आप होमवर्क है, इसे आप सॉल्व करिए. उसके बाद आता है डबल एंगल फॉर्मूला. देखिए हाफ एंगल तो हमारे लिए इतना काम नहीं आता, डबल एंगल फॉर्मूला है. डबल एंगल का मतलब क्या है. डबल का मतलब ये होता है कि अगर ए प्लस बी के फॉर्मूले को देखें तो उसमें अगर ए और बी दोनों ही सेम एंगल हो जाएं, मतलब कैसे, जैसे साइन 74 डिग्री आपको निकालना है तो साइन 74 डिग्री को आप कैसे निकाल सकते हो. साइन 37 प्लस 37. तो अगर आप देखें तो अगर आप इसे ए मान रहे हैं ये भी ए हो गया, तो दिस विल बिकम साइन ए प्लस ए, जिसे हम कह सकते हैं दिस इज साइन 2a. इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं इसको, डबल एंगल फॉर्मूला. अब इसको जब खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए. तो डबल एंगल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जो हमें याद रखना है फॉर्मूला नंबर 5, साइन 2 थीटा या साइन 2a का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 साइन ए कॉस ए. उसी प्रकार से कॉस के अंदर भी फॉर्मूले आ सकते हैं, और कॉस के 3 वैरायटी से फॉर्मूले पॉसिबल हैं जो तीनों ही हमें याद होनी चाहिए. क्या है, कॉस 2 थीटा क्या बन सकता है, वो बनता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और आपको इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए 6.1, 6.2, 6.3, ताकि अगर आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं बोलूँगा बेटा अप्लाई 6.2, तो पता हो कि भाई कॉस 2 थीटा का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है. पहले को ध्यान से याद रखिए, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा. अगर प्लस आता था ये आइडेंटिटी बन जाती, आंसर 1 हो जाता. तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब अगर मैं चाहूँ कि पूरा की पूरा क्वेश्चन कॉस में कन्वर्ट हो जाए तो मुझे ये साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो जो फॉर्मूला विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि ये पूरा की पूरा साइन में कन्वर्ट हो जाए तो फॉर्मूला विल बिकम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो 3 फॉर्मूले हुए कॉस 2 थीटा के. पहला हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो पहला तो हुआ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. दूसरा हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. थोड़ा ये इसी बढ़ाओ ना.
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको तो हम कर लेंगे। साइन 75 4 डिग्री को अगर सॉल्व करें तो क्या बनेगा अभी? साइन 2a क्या बनेगा? 2 साइन a कॉस a, तो 2 साइन 37 कॉस 37, तो आएगा 2 इंटू 3/5 और ये हो जाएगा 4/5, तो ये आ जाएगा 24/25। ठीक है, चलिए आगे देखें। कॉस 106 डिग्री, इसको कैसे ब्रेक करोगे? दिस विल बिकम कॉस 2 इंटू 53 डिग्री, मतलब यहाँ पर जो थीटा हो गया वो कौन हो गया? 53। तो कॉस थीटा का तो कोई सही फॉर्मूला लगा दो, मान लो आप पहले लगा दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर 53 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, तो ये क्या बनेगा? कॉस 53 की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9/25 माइनस 16/25। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -7/25। तो कॉस 106 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7/25। और हम लॉजिकली बता सकते हैं ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए थी, और आंसर भी कैसा आया है? नेगेटिव आया है। अब इसके और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं थोड़े से, ठीक है ना? क्या है जरा देखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई ऐसे वैल्यू बन जाए साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री का होल स्क्वायर, ऐसे कोई क्वेश्चन निकालना है हमें। तो अगर हम साइन 15 को अलग निकालें, कॉस 15 को अलग निकालें और फिर इसका स्क्वायर करें तो वो बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। इसका कोई और शॉर्ट तरीका भी होना चाहिए करने का। ये फेमस क्वेश्चन है, आपको अपनी शीट्स वगैरह में मिल जाएगा जो अपन बेसिक मैथ्स की पढ़ते हैं, किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो सबसे तरीका क्या है? पहला तो a प्लस बी खोलिए इसका, तो a प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन 15 कॉस 15, ये हमारे पास बन जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यार ये तो क्या बन गया? 1 बन गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों में सेम होना चाहिए, वो 1 हो जाता है, तो ये वाली वैल्यू हो गई 1 प्लस। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ भी थीटा सेम है, अगर थीटा सेम है तो फॉर्मूला क्या बन सकता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल बिकम साइन 2 थीटा, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा क्या बना? थीटा है 15, 15 इंटू 2 30, तो 1 प्लस 1/2, मतलब आंसर इज 3/2। तो यहाँ पर ऐसे हम साइन 2 थीटा के फॉर्मूले का लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम नहीं आते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस की हेल्प से हम सेकंड जो हमारे पास ये डबल एंगल जो फॉर्मूला है उसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक अटेम्प्ट और कर ले अपन, एक क्वेश्चन और ले ले, मान ऐसे √2 टाइम्स साइन 22.5 डिग्री माइनस कॉस 22.5 डिग्री का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है ना। इसको ट्राई करिए इसी तरीके से, इस तरीके से ट्राई करिए इसको भी बिल्कुल। सेम तरीके से करना है बेटा। देखिए मैच करिए अब आप लोग, √2 तो बाहर रहेगा एज इट इज, ये अंदर क्या बनेगा? a और b, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दें तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री माइनस 2ab, तो 2 साइन 22.5 डिग्री कॉस 22.5 डिग्री, ये बन जाएगा। सिंपली क्या किया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान से देखो ये दोबारा से क्या बन गया? √2 तो बाहर छोड़ दो, ये दोबारा से क्या बन गया? 1 बन गया, क्योंकि आइडेंटिटी बन गई। माइनस
ये वापस क्या बना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस विल बिकम अगेन साइन 2 थीटा, एंड साइन 2 थीटा मतलब 22.5 का डबल क्या हो गया, 22.5 का डबल इज 45, तो दिस विल बिकम साइन 45 डिग्री। तो ये आ गया √2, 1 माइनस साइन 45 इज 1/√2। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, √2 को अगर अंदर लेके जाऊं तो आंसर विल बिकम √2 - 1, सो दिस इज द आंसर। तो ऐसे हम डबल एंगल्स का यूज कर सकते हैं, उसे मेमोराइज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा फिजिक्स में नहीं मैथ्स में काम आते हैं, पर कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए इसकी वैल्यू भी निकालें। तो अगर इसकी वैल्यू निकालें तो अगर हम साइन 2 थीटा लगाएं, भाई इसे क्या मान लीजिए, लेट सपोज दिस इज थीटा, तो अगर मैं देखूं साइन 2 थीटा लगाऊं तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर मैं देखूं तो मैंने अगर थीटा को 22.5 माना है तो दिस विल बिकम साइन 45 डिग्री, और 2 ये मिल गया साइन 22.5 डिग्री, और साथ में हो गया कॉस 22.5 डिग्री। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई कि मुझे साइन 45 की वैल्यू पता है, अगर मुझे साइन 22.5 निकालना है तो मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा, और इससे डिवाइड करने का मतलब है मुझे ये वाली वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तो मुझे ये वाली वैल्यू पता नहीं है, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, इस फॉर्मूले से कोई फायदा नहीं होगा। तो अब कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो जिससे वैल्यूज आपको पता हो। तो दिमाग में आता है कॉस वाला, कि अगर मैं कॉस वाला फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि डबल एंगल में तो 45 बनेगा। अब कॉस के 3 फॉर्मूले हैं, अगर मैं पहला वाला लगाऊंगा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो उसमें तो वापस से कॉस और साइन दोनों आएंगे। मैं वो वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूंगा जिसके अंदर केवल साइन की टर्म हो। सर साइन की टर्म मतलब 6.3 वाला, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो ये क्या बनेगा, cos 45, क्योंकि थीटा हमने क्या माना है 22.5, डबल हो गया 45, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अप्रोच होगी यहाँ पर इसको सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रेंज। देखिए रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब सिंपल सा होता है कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा सकती है। रेंज का मतलब क्या है कि मिनिमम से मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो जो साइन होता है हमें याद रखना है एज इट इज, इसकी बहुत ज़्यादा बात मैथ्स के अंदर होती है, और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वी आर नॉट डीलिंग इन मैथ्स, वी आर डीलिंग विद बेसिक मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स। तो वहाँ पर हमें केवल रेंज याद होनी चाहिए। रेंज का मतलब हमारे लिए क्या है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ जा सकती है। तो साइन की वैल्यू जाती है -1 से +1 तक, मतलब साइन कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता। वैसे कॉस तो सेम है, जो साइन है वही कॉस है रेंज में, तो -1 से +1। और जो tan है उसकी जो रेंज है वो एनी रियल नंबर है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो -4 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, +100 भी हो सकता है। तो tan थीटा कैन बी एनी रियल वैल्यू। अब सर इसका यूज क्या है फिजिक्स में। देखिए फिजिक्स में इसको कैसे यूज कर पाओगे, मान लीजिए कभी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उस क्वेश्चन को करते करते आपकी कहीं बीच में इक्वेशन बनी है साइन थीटा बराबर 3/2, तो आप यहीं से समझ जाओ कि या तो वो क्वेश्चन गलत है या आपका सॉल्यूशन गलत है। तो 99% तो हमने क्वेश्चन गलत ना मानते हुए हम तो यही मानते हैं कि सॉल्यूशन गलत हुआ है। तो अगर हमें रेंज का ज्ञान होता है तो क्वेश्चन करने में ही हम समझ जाएंगे कि साइन थीटा बराबर अगर 3/2 आंसर आता है तो ये तो साइन थीटा हो गया 1.5, जो किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, क्या पता ये 2/3 आ रहा होगा और हमने 3/2 निकाल दिया। तो ये जो रेंज है हमें ये फिजिक्स में हेल्प करेंगी। दोबारा समझिए, साइन की रेंज -1 से +1, मतलब साइन -1 से छोटा नहीं होगा, +1 से बड़ा नहीं होगा। कॉस भी सेम रेंज रखता है -1 से +1, और tan की कोई भी रेंज हो सकती है, एनी रियल नंबर। ठीक, अब ये हमें एज इट इज याद रखना है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसका जो डेरिवेशन है ज़्यादातर वेव के अंदर आएगा। अभी याद रखिए
कि अगर साइन और कॉस दोनों एक साथ आ जाएं किसी एक क्वेश्चन में, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, साइन और कॉस दोनों की टर्म एक साथ लिखी आ जाए और क्वेश्चन हमसे उसकी रेंज पूछे, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका होता है कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर का अंडर रूट बन जाएगा। मतलब इसे अगर मैं अपने तरीके से लिखूं, तो अगर कभी कोई y की वैल्यू आपको ऐसे मिले, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दोनों मिल जाए, तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? मैक्सिमम निकालने का तरीका है कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करो और उसका अंडर रूट ले लो, और मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका है माइनस लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि क्वेश्चन रहा ये y बराबर -5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा, तो उसकी y मैक्सिमम y मिनिमम निकालनी है। तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों एक साथ है, तो क्या लगाना है हमें? y मैक्सिमम कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो सॉल्व करोगे 13 आ जाएगा। उसी प्रकार से मिनिमम की वैल्यू तो क्या आएगी, जो पॉजिटिव उसका आगे मिनिमम नेगेटिव लगा दो, -13 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है? देखिए नाम हेडिंग से लग रहा है कि जब एंगल स्मॉल होगा तो वी कैन यूज द टेक्निक अप्रोक्सीमेशन। जब एंगल स्मॉल होगा तो वी कैन यूज द टेक्निक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो सर कितना स्मॉल होगा? तो याद रखिए 5 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगर एंगल 5 डिग्री से छोटा होगा तो हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। पर समझते ये है क्या? देखिए अगर मान लीजिए कोई वैल्यू ऐसे है, तो अगर ये एंगल है तो मैं बोल दूं साइन थीटा क्या लिखोगे आप? परपेंडिकुलर बाय, सॉरी साइन थीटा क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर मैं बोलूं कि ये x है और ये y है, लेकिन जब ये एंगल बहुत छोटा होता जाएगा, सोचिए ये एंगल और छोटा हुआ, ये एंगल और छोटा हुआ और छोटा हुआ, जब बिल्कुल पास हो जाएगा, तो जब ये एंगल बहुत छोटा होगा तो ये जो x है और ये y है ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। मतलब समझना, अगर ये एंगल बहुत छोटा हुआ तो जो हाइपोटेनस बन रहा है और ये जो बेस होगा इसकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम होगी। मतलब ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, दोनों क्या हो जाएंगे? लगभग सेम हो जाएंगे। तो स्मॉल एंगल होता तो कॉस थीटा क्या बनता? कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, दोनों 1 हो जाता, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाती? 1। तो यहीं से हमें दोनों निकाले हमने ये कि अगर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होगा तो कॉस थीटा विल बिकम 1 और साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा थीटा और टेन थीटा भी अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा थीटा। ठीक है, कैसे बना होगा? देखिए साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली बनता है थीटा। अब टेन कैसे बना होगा वो देख सकते हो, बहुत सिंपल। कैसे कि साइन थीटा क्या लिखते हैं आप? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर होता है ये और बेस हो गया ये, तो p बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस p बाय h। और टेन थीटा क्या लिखते हैं आप? p बाय b। और मैं बोल रहा हूँ कि b और s तो ऑलमोस्ट सेम है अगर एंगल छोटा है। इसका मतलब अगर एंगल छोटा होगा तो साइन और टेन तो सेम बन सकते हैं। इसलिए हमें याद रखना है कि अगर एंगल स्मॉल होगा तो साइन थीटा और टेन थीटा थीटा के बराबर हो जाएंगे और कॉस थीटा 1 हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि जब आप आंसर थीटा बोलोगे तो वहां पर जो थीटा आप कन्वर्ट करोगे दैट मस्ट बी अ रेडियन वैल्यू, वो रेडियन में होना चाहिए। सर थोड़ा समझाइए, समझते हैं यार। जैसे मान लीजिए साइन 2 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है, तो साइन 2 डिग्री हम कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है ना, साइन 2 डिग्री देखिए हम कैसे करेंगे। पहले मैं चेक करूंगा कि ये जो 2 डिग्री है ये क्या 5 से छोटा है? तो मैंने कहा हाँ यार 5 से छोटा है, इसका मतलब मैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं। तो अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सर आपने बोला कि साइन थीटा विल बिकम थीटा, तो सर साइन 2 डिग्री विल बिकम 2, ये गलत है। हमें पहले थीटा चेक करना है डिग्री में कि 5 से छोटा है। उसके बाद उस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब आंसर मैं ऐसे बोलूंगा साइन 2 इंटू पाई बाय 180, नाउ दिस इज थीटा एंड दिस इज इक्वल टू थीटा, मतलब 2 इंटू पाई बाय 180। मतलब जो आंसर हमें लिखना है
वो हमेशा रेडियन में ही लिखना है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा पाई बाय 90। tan 1 डिग्री की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, tan 1 डिग्री देख किया 5 से छोटा है, अब इसको चेंज कर लो 1 इंटू पाई बाय 180 tan थीटा, अब ये थीटा है, tan थीटा विल बिकम थीटा, तो आंसर इज पाई बाय 180। cos 4 डिग्री पहले चेक किया क्या ये 5 डिग्री से कम है, हाँ 5 डिग्री से कम है, 5 डिग्री से अगर कम है तो cos थीटा तो सीधा ही बना जाता है, तो इसमें रेडियन में कन्वर्ट करो या मत करो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर ही क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, चलिए ऐसे हमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाना होता है। एक और देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुकलेट में है, ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन देखो हर मॉड्यूल में जो भी कोचिंग में आप पढ़ोगे ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट मेकिंग एन एंगल 1.8 डिग्री, ये 1.8 डिग्री का एंगल है एट द आई, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की मिनिमम हाइट क्या हो, विच कैन बी सीन व्हेन आई प्लेस्ड एट अ 1 मीटर डिस्टेंस, अगर आंख 1 मीटर दूरी पर हो, थीटा 1.8 डिग्री है, तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी मिनिमम हाइट हो कि आप इसे देख पाओ। तो सिंपल हम ट्राइंगल से tan थीटा लिख दें क्योंकि हमें हाइट निकालनी है, तो tan थीटा विल बिकम परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या बनेगा बेटा इसमें h, बेस क्या है 1, थीटा क्या बना tan 1.8 डिग्री बराबर h बाय 1। अब 1.8 डिग्री की वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन समझ में आ गया कि ये 5 डिग्री से छोटा है, तो दैट मस्ट बी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, तो tan थीटा विल बिकम थीटा, मगर थीटा मस्ट बी इन रेडियन, तो रेडियन में कन्वर्ट कर लूँ 1.8 इंटू पाई बाय 180 बराबर है किसकी वैल्यू आ गई h की। सॉल्व कर लेते हैं, 1.8 पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7 और साथ में क्या है 180, इसको हटाएं 10 नीचे आ गया, इससे कितनी बार कट गया बेटा 10 टाइम्स कट गया, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा पाई बाय 180, 1.8 का ही नीचे आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ हमारे पास क्या 18 कट गया 700, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/700 मीटर, क्या आ जाएगी 22/700 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में आंसर दे रखा होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा पाई सेंटीमीटर, क्योंकि 22/7 इस पाई, ये मीटर है, इंटू 100 करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक सेगमेंट खत्म किया ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एंगल क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, डिग्री रेडियन एंगल्स कैसे होते हैं, आर्क मिनट्स क्या होती हैं, मिनट्स क्या होती हैं, आर्क सेकंड्स कैसे निकालते हैं, उसके बाद फिर हमने देखा कि रिडक्शन फॉर्मूलेज कैसे लगाते हैं, एएसटीसी रूल क्या होता है, अगर एडिशन में एंगल्स दे रखे हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, नेगेटिव एंगल्स क्या होता है, डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, और लास्ट में हमने देखा कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा कि अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा होता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, एब्सिसा ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और डिफरेंशिएशन। तब तक के लिए बने रहिए, अपने कोचिंग मटेरियल्स के जो भी होमवर्क है उसे करिए, क्वेश्चंस करिए, ELPs करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।